हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। पिछले टॉपिक में हम लोग चल कुंडली धारामापी के बारे में पढ़े थे। आज उसी चल कुंडली धारामापी के रूपांतरण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक हम धारामापी को कैसे हम एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरित करते हैं। आज वही टॉपिक हम लोग जानने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, तो देखिए ध्यानपूर्वक। ये धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। अमीटर क्या होता है? अमीटर वैद्युत धारा मापने वाला एक उपकरण होता है, एक यंत्र है जिससे हम किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का हम मापन करते हैं, और यह वैद्युत धारा का मापन सीधे एम्पियर में करता है। वैद्युत धारा का मापन के लिए हमने धारामापी भी बताया था, लेकिन वो धारामापी का जो अल्पतमांक होता है वो एमीटर की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत छोटी धाराओं को माप सकता है। वो माइक्रो एम्पियर से भी छोटी धाराएं धारामापी द्वारा मापी जा सकती थी, जो कि निलंबित कुंडली धारामापी के रूप में थी। और दूसरा हमने वेस्टर्न धारामापी बताया था, जो 1 माइक्रो एम्पियर तक की धारा माप सकता है। तो यहाँ जो रूपांतरण करने वाले हैं हम धारामापी का, वो कीलकित कुंडली धारामापी यानी वेस्टर्न धारामापी को ही हम एमीटर और वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? तो चूंकि एमीटर धारा का मापन सीधे एम्पियर में करता है, और इसको वैद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए जब जोड़ना होता है तो इसको हम सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिससे कि परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा इससे गुजरे और उसका मापन हो सके। तो अब ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका भी अपना कुछ कुंडली का प्रतिरोध होगा। तो इसके प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए परिपथ में, तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है। उसी प्रतिरोध को हमें घटाने की आवश्यकता है। अगर हम धारामापी के प्रतिरोध को कम कर दें तो वह धीरे धीरे मतलब एमीटर में एक अच्छा एमीटर के रूप में कार्य कर सकता है। तो हम परास हमें बढ़ाना है, जो कि माइक्रो एम्पियर की धारा को माप रहा था, अब हमें सीधे एम्पियर की धारा का मापन करना है, यानी हम सीधे 10 की घात 6 गुना धारा के परास को बढ़ाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हमें प्रतिरोध को बहुत ही न्यूनतम करना होगा, बहुत ही सूक्ष्म करना होगा। परिपथ का जो प्रतिरोध है वो बहुत ही न्यूनतम हो। इसके लिए हमने पहले ही बताया है, प्रतिरोधों के संयोजन में बताया जा चुका है कि अगर किसी परिपथ में प्रतिरोध को घटाना है तो हमें समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध लगाना होगा। तो आज वही प्रक्रिया अपनाने वाले हैं। हम धारामापी के प्रतिरोध को कम करके उसको एमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं, जिसके लिए हमें धारामापी के समांतर क्रम में एक बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा अल्प प्रतिरोध लगाने की आवश्यकता होती है। उसी अल्प प्रतिरोध को हम शंट कहते हैं। जो न्यून प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का सबसे जो छोटा मान होता है, उसी को हम शंट कह सकते हैं। उस छोटे अल्प प्रतिरोध को, यानी धारामापी की तुलना में जो प्रतिरोध, धारामापी की कुंडली का जो प्रतिरोध है, उसकी तुलना में अगर बहुत छोटा प्रतिरोध ले लिया जाए तो उसको हम शंट कह सकते हैं। तो वही आज यहाँ परिपथ में ये दिखाया गया है कि एक धारामापी है। इस धारामापी के समांतर क्रम में हमने एक छोटा प्रतिरोध, जिसको कि शंट कहा गया, वो शंट समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। अब शंट को अगर समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो निश्चित ही अधिकांश धारा इस शंट से होकर गुजरेगी। भाई धारा का मान उधर अधिक प्रबल होगा जिधर प्रतिरोध कम होगा। तो अब ये प्रतिरोध धारामापी का अधिक है, शंट का कम है। तो जो धारा परिपथ में बह रही है, यहाँ परिपथ में बहने वाली धारा को आई से दिखाया गया। ये आई धारा जैसे ही यहाँ पहुंचेगी, धारा 2 भाग में विभाजित होगी। धारामापी में जाने वाली धारा को IG लिखा गया, और शंट से होकर जाने वाली धारा ये I माइनस IG होगी। अभी I माइनस IG की वैल्यू IG की तुलना में ये बहुत बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध बहुत कम है। इस भाग में प्रतिरोध कम होने के कारण बड़ी धारा इधर से गुजर जाएगी, इधर से धारा उतरा नहीं जा पाएगी, मतलब अधिकांश धारा इसको क्रॉस करती हुई निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से अब हम ये पहले की अपेक्षा अधिक परास देगा। यहाँ IG धारामापी को पूर्ण विक्षेप देने वाली धारा है। जो धारामापी में पूर्ण विक्षेप उत्पन्न कर सके उस धारा को IG लिखा गया, ये धारामापी में जाने वाली धारा।
और अधिकांश धारा इधर से निकली है, इसको I माइनस आई जी कहा गया। तो अब हमें अगर बड़ी धाराओं का मापन करना है तो अब हम धारा मापी की जगह पे एमीटर का उपयोग करेंगे। एमीटर की सहायता से सीधे एम्पियर में धारा का मापन कर सकते हैं। और आदर्श एमीटर की बात करें, आदर्श मतलब जो सबसे शुद्ध मान देता हो उसी को आदर्श कहा जाता है। तो एक आदर्श एमीटर का अपना प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अगर किसी एमीटर का प्रतिरोध शून्य है या हम धारा मापी के प्रतिरोध को घटाकर शून्य कर दें तो वो एक आदर्श एमीटर के रूप में कार्य करेगा, वो सबसे शुद्ध मापन करेगा धारा का। तो ये ध्यान रखिएगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही अच्छा एमीटर होगा, उतना ही शुद्ध धारा का मापन करेगा। तो यहाँ देखिए, किलकित कुंडली धारा मापी के समांतर क्रम में अगर हम एक छोटा प्रतिरोध जिसे शंट कहते हैं समांतर क्रम में डाल दे तो वह एमीटर के रूप में रूपांतरित होगा। अब ये पूरा सिस्टम हमारा, इस पूरे सिस्टम को यहां से यहां तक अब ये पूरा एमीटर बन चुका है। अब इसको एमीटर कह सकते हैं। यानी धारा मापी को जब उसके समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध जोड़ देते हैं तब वह एमीटर में रूपांतरित हो जाता है। अब हमें अगर मान लीजिए प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि किसी धारा मापी के समांतर क्रम में कितना शंट जोड़ना चाहिए एक निश्चित परास की धारा को मापने के लिए, तो एक निश्चित परास की धारा को मापने के लिए कितना शंट जोड़ना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है इस शंट का मान निकालने के लिए। तो उसके लिए हम सूत्र निकालने वाले हैं। देखिए सूत्र कैसे निकाला जाएगा, या कभी कभी ऐसा भी दिया जा सकता है प्रश्न कि एक ही एमीटर है और उसका ही परास हमको बढ़ाने के लिए पूछा जा सकता है प्रश्न में कि किसी एमीटर का परास 5 एम्पियर है, उसको 25 एम्पियर बनाना है तो कितना शंट जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में। तो इस तरीके से एमीटर का परास बढ़ाने पर प्रश्न बन सकता है, या धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए एक निश्चित परास तक मापन करने के लिए कितना शंट की आवश्यकता होगी, इस तरीके से प्रश्न इस पर पूछे जा सकते हैं। तो आइए शंट के लिए सूत्र निकालते हैं। देखिए हम पीछे पढ़ चुके हैं, यहां हमने मान लिया है कि धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी, धारा मापी के प्रतिरोध को, इसकी कुंडली में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसको कैपिटल जी माना गया, और समांतर क्रम में जो छोटा प्रतिरोध जुड़ा है, शंट जो जुड़ा है, उसके प्रतिरोध को हमने एस मान लिया है। अब दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर समान होगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, समांतर क्रम में जुड़े जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन सब के सिरों पर विभवांतर समान होता है। तो जैसा कि यहाँ धारा मापी का प्रतिरोध जी है तो जी प्रतिरोध और शंट का प्रतिरोध एस है, जी तथा एस समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम जानते हैं अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनके सिरे पर विभवांतर समान होगा। तो कैसे कह सकते हैं, देखिए धारा मापी के सिरे का विभवांतर और शंट के सिरे का विभवांतर, इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो यहां से लिख दीजिए धारा मापी के सिरों पर वोल्टता ये बराबर होगी शंट के सिरों पर वोल्टता। ये दोनों के सिरों पर वोल्टता समान होगी क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब देखिए धारा मापी के कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी, और इसमें बहने वाली धारा जो कि इसको पूर्ण विक्षेप, पूर्ण स्केल विक्षेप तक यह उत्पन्न करता है आई जी धारा बहने पर। तो यहाँ देखिए धारा आई जी है, प्रतिरोध जी है, तो हम जानते हैं वोल्टता निकालने के लिए धारा और प्रतिरोध का गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ आई जी और जी का गुणनफल अगर कर दे, आई जी इंटू जी कर दिया जाए तो ये धारा मापी के सिरों के वोल्टता को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार शंट के सिरों पर वोल्टता निकालना है तो शंट में बहने वाली धारा है आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, और शंट का अपना प्रतिरोध है एस। तो इस सूत्र की सहायता से देखिए यहां से शंट का सूत्र क्या मिलेगा, इस आई माइनस आई जी को अगर नीचे ले आए
तो यहां से S इक्वल टू मिल जाएगा, S इक्वल टू आई माइनस आई जी को हम आई जी के नीचे ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। ये फार्मूला प्राप्त हो गया। इस फार्मूले की सहायता से हम संट ज्ञात कर सकते हैं कि एक निश्चित परास्तक धारा के मान को मापने के लिए कितना संट जोड़ना चाहिए। इस सूत्र की सहायता से हम संट निकाल सकते हैं। कभी कभी एमीटर के ही परास को बढ़ाने के लिए कह देता है और एक निश्चित परास बता देगा कि किसी एमीटर का परास 5 एम्पियर है, उसको 25 एम्पियर परिवर्तित करना है, तब कैसे करेंगे। यानी एक निश्चित कह दिया जाए कि यदि एमीटर के परास को n गुना बढ़ाना है, n गुना करना है, तब कैसे हम कर सकते हैं। देखिए, यदि एमीटर के परास को n गुनी कर दी जाए, तब आवश्यक संट का मान क्या होगा। इस मान को हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, यहां अमीटर के परास को n गुनी अगर कर दी जाए, भाई अमीटर का परास पहले वो आई एम्पियर की धारा माप रहा था, अब n इंटू आई गुनी हो गई, एन आई हो गया। तो देखिए, परास बढ़ाना है तो इस फार्मूले में देखिए आई क्या है, आई उसके परास को प्रदर्शित करेगा और आई जी पूर्ण स्केल विक्षेप जितना वो देता है उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी के अनुसार हम आई बटा आई जी ये n के बराबर होगा, यानी आई जी का n गुना आई के बराबर कहेंगे। तो यहां से डायरेक्ट भी फार्मूला हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इसको भी सॉल्व करके हम फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं, यहां से ज्ञात किया जा सकता है। तो फार्मूला इसका देखिए, डायरेक्ट याद रखिए, सीधे फार्मूला हम उपयोग में लाते हैं कि संट के लिए है S इक्वल टू जी अपॉन n माइनस वन, ये डायरेक्ट हम n गुना अगर किया जाए, यदि एमीटर के परास को n गुनी कर दी जाए, तब आवश्यक संट का मान क्या होगा। तो इस मान को हम इस सूत्र से निकालेंगे, S बराबर जी अपॉन n माइनस वन। यहां जी धारा मापी का प्रतिरोध है और n गुना किया गया, यानी धारा का मान n गुना कर दिया गया है, तब यहां वही n जितना गुना किया गया, जैसे 5 से 25 किया गया तो n का मान 5 हो जाएगा, 5 से 25 किया गया तो n का मान 5 रख देंगे। तो इस तरीके से n गुनी अगर कर दी जाए तब आवश्यक संट का मान यहां से प्राप्त हो जाएगा। अब यहां देखिए, हम इसी सूत्र में I बटा आई जी बराबर n का प्रयोग करेंगे। इसी में I बटा आई जी बराबर n का, यानी एमीटर का परास जितना बढ़ाना है उसको I कह दिया गया और जितना पहले है उसको आई जी कहा गया, इसी का अनुपात n गुना कहा जाएगा। तो अब इसी फार्मूले में हम I बटा आई जी बराबर n रख के सॉल्व करके S का मान निकालेंगे तो यह मान हमको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगर कहा जाए कि S संट जोड़ने के बाद इस पूरे एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो एमीटर का प्रतिरोध अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो देखिए, एमीटर का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। ये तो अगर n गुनी परास करनी है, एमीटर के परास को n गुनी करनी है, धारा मापी को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए समांतर क्रम में कितना संट जोड़ना होगा, तो हमने संट जोड़ने के लिए सूत्र निकाल दिया। अब ये एमीटर में बदल चुका, अब इसके एमीटर के परास को n गुनी करनी है, तो n गुनी करने के लिए आवश्यक संट S बराबर जी अपॉन n माइनस वन फार्मूले से निकाला जाएगा। अब देखिए आगे, अगर एमीटर का प्रतिरोध पूछ लिया जाए तो एमीटर का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। एमीटर का प्रतिरोध, यदि एमीटर का प्रतिरोध RA हो तब
हम जानते हैं ये पूरा सिस्टम एमीटर है और मीटर में दो प्रतिरोध S और G समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वही एमीटर का प्रतिरोध कहलाएगा। अब समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोध जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमने पीछे फार्मूला बताया है, यहाँ R इक्विवेलेंट को RA माना गया है, 1/RA इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। इस फार्मूले की सहायता से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए इसको अगर एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ S इंटू जी एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ ऊपर आ जाएगा S, यहाँ प्लस G, पलट दिया जाए तो आर ए इक्वल टू मिल जाएगा हमको, आर ए इक्वल टू S इंटू जी अपॉन S प्लस G। इस फार्मूले की सहायता से एमीटर का हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया एमीटर से संबंधित, ये एमीटर के लिए फिगर दिखाया गया। और ये कीलकित कुंडली धारामापी के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जिसे शंट कहते हैं जोड़ दिया जाए तो वो एमीटर में रूपांतरित होता है। और शंट का मान निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब जो एमीटर बन के तैयार हुआ उसके परास को n गुनी करनी है तो आवश्यक शंट के प्रतिरोध को इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। और एमीटर का अगर प्रतिरोध पूछा जाए तो ये होगा, आदर्श एमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होता है। तो इतनी बातें इस टॉपिक से हमें ध्यान रखना होगा। अब आइए देखते हैं कि धारामापी को हम वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं। धारामापी को वोल्ट मीटर में उसका रूपांतरण कैसे किया जा सकता है, तो उस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। तो एमीटर की जगह पे हमें वोल्ट मीटर में रूपांतरण देखना है। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ये देखो धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदु के बीच विभवांतर को मापता है, विभवांतर मापने का यंत्र है। तो अब इसको अगर विभवांतर हमें मापना है तो निश्चित रूप से हमें परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। भाई समांतर क्रम में जोड़कर परिपथ में निश्चित बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। तो वोल्ट मीटर में हमें धारामापी को कन्वर्ट करना है तो समांतर क्रम में चूंकि वोल्ट मीटर जुड़ता है, अब हमें धारामापी का प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा। प्रतिरोध जितना अधिक होगा वोल्ट मीटर उतना ही शुद्ध मापन करेगा, उतना ही शुद्ध माप देगा। तो इसलिए अगर वोल्ट मीटर एकदम शुद्ध बनाना है यानी आदर्श रूप में रखना है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो अधिकतम होना चाहिए। अब अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है? तो अधिकतम अनंत कह सकते हैं। तो धारामापी का प्रतिरोध अगर अनंत कर दिया जाए तो वह एक आदर्श वोल्ट मीटर के रूप में कार्य करेगा। यानी वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए हमें धारामापी के प्रतिरोध को अधिकतम करने की आवश्यकता होगी, बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अब अगर किसी परिपथ में हमें प्रतिरोध बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध डालेंगे। श्रेणी क्रम में जितना उच्च प्रतिरोध डालेंगे उसका परिणामी हमें उन वैल्यू जो जितना उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया उससे भी अधिक मान देगा, उससे भी ज्यादा देगा। तो अब हमें जितना उच्च हम डालेंगे उसके श्रेणी क्रम में उतना ही ज्यादा धारामापी का प्रतिरोध बढ़ेगा। और प्रतिरोध जितना बढ़ेगा उतना ही वोल्ट मीटर वोल्टेज का मापन उतना ही शुद्ध करेगा। तो आइए देखते हैं अब कीलकित कुंडली धारामापी के श्रेणी क्रम में, कीलकित कुंडली धारामापी है, ये धारामापी है और इसके श्रेणी क्रम में हमें उच्च प्रतिरोध जोड़ने की आवश्यकता होगी। मान लीजिए हमने इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ दिया। अब ये किसी परिपथ में जुड़ा हुआ था, पहले से समांतर क्रम में जुड़ा था। तो एक परिपथ है ये, इस परिपथ का भी अपना कुछ प्रतिरोध रहा होगा। ये परिपथ था, इसके समांतर क्रम में धारामापी जोड़ा जाता है। मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर का मापन करना है। देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच करना है विभवांतर का मापन। ये
एक बिंदु को यहां हमने कह दिया ए और इसको कह दिया बी, और इसको हमने कह दिया कि ये परिपथ का ये लोड है RL, इसको लोड रेजिस्टेंस मान लिया। इसमें अब I धारा प्रवाहित की जा रही है, I धारा प्रवाहित की जा रही है, और ये I धारा बटेगी, इधर से आएगी कुछ धारा, इधर से जो धारा आ रही है उसको हम धारा मापी की धारा IG कहेंगे, और शेष धारा इधर से जाएगी, इसको I माइनस IG कहेंगे, I माइनस IG, ये लोड रेजिस्टेंस से होकर जाएगी। अब A और B के बीच हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच धारा मापी को जोड़ा है, धारा मापी के अपने प्रतिरोध को कैपिटल G कहा गया, ये उच्च प्रतिरोध लगाया गया श्रेणी में, इसको हमने R कह दिया। अब ये पूरा सिस्टम हमारा वोल्ट मीटर के रूप में बन गया। अब ये वोल्ट मीटर के रूप में कार्य करेगा, यहां से धारा इधर जाएगी और ये दोनों धाराएं संयुक्त होकर फिर से आगे मिल जाएगी। अब यह पूरा हमारा निकाय एक वोल्ट मीटर के रूप में कार्य करेगा, इसको हम वोल्ट मीटर कह सकते हैं। ये वोल्ट मीटर बन चुका है। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे इस वोल्ट मीटर का, अगर कहा जाए कि कैसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया गया, धारा मापी में कितना प्रतिरोध जोड़ दिया जाए कि एक निश्चित परास का वो वोल्ट मीटर बन जाए। अब हमने इस A और B के बीच मान लीजिए विभवांतर B है, यहां से यहां तक विभवांतर हमने B मान लिया कि B विभव यहां से A और B बिंदुओं के बीच है। A और B के बीच विभवांतर को V अगर कहा जाए तो अब देखिए ये B विभवांतर A और B के बीच है, तो उसी का मापन ये वोल्ट मीटर कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम, यहां से हमें प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध R का मान निकालना है कि कितना प्रतिरोध धारा मापी के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए कि वो V वोल्ट मापने वाला वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाए। तो V वोल्ट मापन के लिए यहां क्या कर सकते हैं, देखिए इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इस श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का सीधा योग किया जाता है। यहां धारा मापी के श्रेणी क्रम में चूंकि G तथा R, G धारा मापी का प्रतिरोध है और R श्रेणी क्रम में जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध है, तो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कहा जाए तो तुल्य प्रतिरोध इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का कुल प्रतिरोध कह सकते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध RV से अगर लिखें तो ये G और R का योग होगा, G प्लस R कहा जा सकता है। अब इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और ये वोल्टेज मापता है V वोल्ट का। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, हम यहां से देख सकते हैं कि इसमें IG धारा जा रही है और टोटल इसमें प्रतिरोध है G इंटू R, तो हम लिख सकते हैं यहां से A व B के बीच विभवांतर V बराबर IG इंटू G प्लस R। अब इस R का मान निकालना है, यहां से IG को डिवाइड कर देंगे नीचे, V बटा IG इक्वल टू G प्लस R, या इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं R इक्वल टू तो इधर हम V अपॉन IG माइनस G कर सकते हैं, ये फार्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। इस फार्मूले की सहायता से हम जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं कि V वोल्ट मापने वाले वोल्ट मीटर में हमें किसी धारा मापी को उसमें रूपांतरित करना है, कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, कितना उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो उच्च प्रतिरोध R का मान निकालने के लिए
वोल्टता V और धारामापी में बहने वाली धारा IG का मान और इसका प्रतिरोध G रख दिया जाए और सॉल्व करें तो यहां से जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध R निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए धारामापी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस वोल्ट मीटर के परास को हमें n गुना वृद्धि करना है, तब कितना श्रेणी क्रम में और प्रतिरोध जोड़ने की आवश्यकता होगी। देखिए इस पर भी हम देख सकते हैं, यदि वोल्ट मीटर का परास n गुनी कर दी जाए, n गुनी कर दें, यदि वोल्ट मीटर का परास n गुनी कर दी जाए या करनी है, n गुनी करनी है वोल्ट मीटर की परास को, तब आवश्यक प्रतिरोध कितना होगा, तब श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध हमें जोड़ना पड़ेगा। फिर डायरेक्ट मान निकालने का सूत्र याद रखिए, हम डायरेक्ट सूत्र से ऑप्शनल टाइप के प्रश्न को निकाल सकते हैं कि अगर कोई वोल्ट मीटर का एक परास दिया हो और कहा जाए कि मान लीजिए वो 10 वोल्ट तक मापन कर सकता है और हमें उसको 100 वोल्ट मापने वाले वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 वोल्ट मीटर मापने वाले उसको वोल्ट मापने वाले वोल्ट मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो भाई पहले वो 10 वोल्ट तक माप सकता था, अब बाद में 100 वोल्ट माप सकता है, तो कितना गुना बढ़ गया, तो हम 10 गुणे 10 यानी 10 गुना वृद्धि की गई है, 10 गुना कर दिया गया है। तो n का मान 10 रख के इस फार्मूले में डायरेक्ट हम मान रख के निकाल सकते हैं, ये n-1 इंटू जी, R बराबर n-1 इंटू जी। इस फार्मूले से जितना गुना वृद्धि करना है परास में उतना n का मान वही रख देंगे और जी धारामापी का अपना प्रतिरोध है, इसमें रख के ये बता सकते हैं कि कितना हमें श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा। और यहाँ देखिए वोल्ट मीटर का अगर प्रतिरोध पूछा जाए तो यहाँ पहले से ही हमने सूत्र लिख दिया, RV इक्वल टू G प्लस R, धारामापी का प्रतिरोध और जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध, इनको सीधे जोड़कर वोल्ट मीटर का हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण यहां भी संभव हो गया। इसमें यह सूत्र कैसे प्राप्त किया गया, तो इसमें यह सूत्र प्राप्त करने के लिए हम इस IG को V के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ धारामापी का अपना प्रतिरोध पहले से ही G है, कैपिटल G है, और इसका कुछ इसके सिरे पर वोल्टेज रहा होगा, उस वोल्टेज को मान लीजिए कुछ V डैश मान लीजिए, तो V डैश और G का जो अनुपात होगा वो IG के तुल्य होगा। अब हम IG के स्थान पर V डैश अपॉन G कर सकते हैं और फिर सॉल्व करके G का मान लेंगे और V को n इंटू V डैश के रूप में कन्वर्ट करेंगे, n गुना वृद्धि किया जा रहा है, तो n गुना वृद्धि करने के लिए V की जगह पर n इंटू V डैश करेंगे, V डैश कैंसिल होगा, यहाँ n और G का मान लेंगे n-1, यही फार्मूला सीधे बच जाएगा। भाई सॉल्व करके भी निकाला जा सकता है, पीछे भी बताया गया, देख लीजिए अगर आपको समस्या हो रही है समझने में तो इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए पहले इसका प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध था V डैश प्रतिरोध, सॉरी इसका वोल्टेज था, धारामापी के सिरे का जो वोल्टेज था वो V डैश था, तो V डैश इक्वल टू क्या होगा, ये IG धारा लेता है और इसका स्वयं का प्रतिरोध है कैपिटल G, तो V डैश बराबर IG इंटू जी कह सकते हैं। अब यहां देखिए सूत्र में IG रखा हुआ है, तो IG का मान कितना होगा, यहां से निकालिए, IG इक्वल टू V डैश अपॉन G, ये हो गया, IG की जगह पर प्लेस कर देंगे, तो IG की जगह पर जब प्लेस करेंगे और ये V डैश क्या है, धारामापी के सिरे पर वोल्टता है कि कितना वोल्टता उत्पन्न होगा जब IG धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, तो इसे इसके सिरे पर वोल्टता V डैश, यानी पूर्ण स्केल विक्षेप V डैश बताएगा कि कितना ये वोल्टेज माप सकता है प्रारंभ में, मतलब R प्रतिरोध जोड़ने के पहले ये कितना वोल्टेज माप सकता है,
तो यहां से निकाला जा सकता है v डैश। अब देखिए v की वैल्यू क्या होगी, इसको n गुनी वृद्धि की जा रही है, n गुनी कर रहे हैं, तो v डैश एंड v को हम ये n इंटू वी डैश लिख सकते हैं, यानी वोल्टेज अब हमें n गुना वृद्धि करना है। तो ये वोल्ट मीटर के लिए ही लागू होता है, धारामापी तो वैसे ही यहाँ धारामापी को जब वोल्ट मीटर में बदला गया तो उसके परास को n गुनी करने में इस फार्मूले का रोल है। तो पहले वो v डैश वोल्ट माप रहा था, अब हमको n गुना कर देना है, यानी v कर देना है, तो n इंटू वी डैश कर देना है। तो अब इस v की जगह पर हम n इंटू वी डैश रख देंगे। देखिए इसी फार्मूले का सब उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए v की जगह पर हो जाएगा ये r इक्वल टू, मतलब इसका मान चेंज होगा, यहाँ से हम रख रहे हैं, यहाँ भी r लिखा गया है चूंकि, इसलिए हम सीधे लिख रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा एन वी डैश अपॉन आई जी की जगह पर हम लिख सकते हैं वी डैश अपॉन जी, ये लिख सकते हैं माइनस जी, ये आ जाएगा। अब बी डैश कैंसिल हो रहा है और जी पलट के ऊपर जाएगा, तो यहाँ से देखिए आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये बी डैश से बी डैश यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये एन जी बन जाएगा, एन जी माइनस जी। अब इसमें जी कॉमन निकाल लेंगे तो देखिए वही फार्मूला हमको यहाँ प्राप्त हो गया, वही फार्मूला यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो मेन यही फार्मूला है, एमीटर में भी जो बताया गया है उसमें भी उसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक समाप्त। अब आइए देखते हैं हम धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कैसे कार्य करता है। धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में यहाँ एक शब्द है चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, तो जैसा कि हम वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव में क्या बताया गया कि जब दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तब वह समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो उसी तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव को भी परिभाषित किया जा सकता है कि जब दो चुंबकीय द्विध्रुव जो विपरीत प्रकृति के हों, दो विपरीत प्रकृति के चुंबकीय द्विध्रुव अल्प दूरी पर स्थित हों तब वह निकाय चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। भाई जो दो ध्रुव नॉर्थ और साउथ पोल ही तो लिया जाता है, नॉर्थ और साउथ पोल ये चुंबक में होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है एक साउथ, ये नॉर्थ और साउथ क्या है, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं, ये चुंबकीय ध्रुव है और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के होते हैं। भाई इनसे चुंबकीय बल रेखाएं इनसे लंबवत बाहर की ओर इस ध्रुव से निकलती हैं और इस ध्रुव में प्रवेश करती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत प्रकृति के हो गए। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं वैद्युत वाले में कि जो काम होता था धन आवेश का और जो ऋण आवेश का, उसी के समान इनका व्यवहार है। भाई धन आवेशों में चुंबकीय बल रेखाएं क्या दिखाया जाता था, बाहर की ओर दिखाया जाता था, इसके पृष्ठ के बाहर की ओर निकलती हैं, और ऋण आवेश में भीतर की ओर ये दिखाया गया था, मतलब धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती थी। और इसमें क्या है, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल में प्रवेश करती है, इसमें बंद लूप बनाती है। तो इनका व्यवहार ठीक इसी प्रकार है, जैसे व्यवहार यहाँ धन आवेश का था वही व्यवहार यहाँ नॉर्थ पोल का है, जो यहाँ ऋण आवेश का था वही व्यवहार यहाँ साउथ पोल का है। तो हम तुलनात्मक रूप में पढ़े तो आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते थे कि दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, ठीक उसी प्रकार दो बराबर और विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव, दो बराबर और विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव अल्प दूरी पर अगर स्थित हो तब वह निकाय चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसी निकाय को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो यहां देखिए धारा लूप को चुंबकीय द्विध्रुव कहा गया कि धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कार्य करता है। तो कैसे वो चुंबकीय द्विध्रुव है, धारा लूप तो इस तरीके से है, बंद लूप, कोई बंद लूप है तो उसको हम धारा लूप कहेंगे। अब इसमें धारा प्रवाह हो रहा है,
इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए इसमें वामावर्त धारा बह रही है, और इसमें देखिए इस वाले में दक्षिणावर्त धारा बह रही है। इस तरीके से इसमें दक्षिणावर्त धारा प्रवाह हो रहा है इधर से ये। तो ये धारा लूप दिखाए गए कि एक बंद परिपथ है चारों तरफ से, और उसमें धारा प्रवाह इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसमें क्लॉकवाइज हो रहा है। तो कैसे ये चुंबकीय द्विध्रुव कैसे बन गया, किस प्रकार से चुंबकीय ध्रुव नजर आ रहा है। तो देखिए यहां से हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब कोई धारावाही चालक है उसमें धारा प्रवाह हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो ठीक इसी प्रकार इस धारावाही चालक में भी जो यहां धारावाही लूप लिया गया, बंद लूप लिया गया, इसके भी चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। इसके चारों ओर भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, और चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र पर जो पहुंचेंगी वह एक दूसरे के लगभग समांतर और सघन होंगी। तो यहां जो ये तल है, इसका धारा लूप का जो तल दिखाई दे रहा है, ये सामने का फेस, इसके अपोजिट वाला फेस, ये दोनों चुंबकीय ध्रुव के समान व्यवहार करेंगे। भाई धारा लूप का भी व्यवहार ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि एक दंड चुंबक का। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि दंड चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई धारा लूप को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो यह भी उसी समान व्यवहार करता है। दो धारा लूप को एक दूसरे के समीप ले जाएं तो इसमें भी आकर्षण या प्रतिकर्षण दिखाई देगा। समान ध्रुव आमने सामने होने पर यह भी प्रतिकर्षित करेगा, विपरीत ध्रुवों पर यह भी आकर्षण प्रदर्शित करेगा, जैसा कि धारावाही प्रणालिका में भी होता है। वही चीज यहाँ धारा लूप में भी देखने को मिलेगा। कोई भी चुंबक है, दंड चुंबक है, तो वो छोटे छोटे धारा लूपों में ही विभक्त माना जाता है। और धारा लूप है तो इसमें बताया गया है कि हाँ, इसमें एक द्विध्रुव बलयुग्म कार्य करता है, और बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण इस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। और ये क्षेत्र की दिशा में, इसकी अक्ष, धारा लूप की जो अक्ष है वह क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है। जैसे ही इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं, इस पर बलाघूर्ण, एक विक्षेपक बलाघूर्ण कार्य करता है जो इसकी अक्ष को क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देता है। तो इसकी अक्ष कौन सी है, तो इसके तल के लंबवत खींची गई रेखा धारा लूप की अक्ष कहलाएगी। तल के लंबवत खींची गई रेखा धारा लूप की अक्ष कहलाएगी। अब देखिए इसमें कौन सा तल, कौन सा चुंबकीय ध्रुव बना, तो इस बात को देखने के लिए यहां से देखिए, अगर धारा वामावर्त है, अगर धारा वामावर्त है तो सामने से प्रेक्षक अगर देखेगा तो जिधर से हम देख रहे हैं इस सामने वाला तल, हमारे सामने बाहरी ओर, भाई इस साइड का जो तल है उसको कहेंगे नॉर्थ पोल है, और इसके ठीक विपरीत पीछे साइड का जो इसका तल होगा वह साउथ पोल होगा। यदि धारा लूप में सामने से देखने पर कोई प्रेक्षक धारा लूप को सामने से देखे और उसे धारा वामावर्त दिखाई दे रहा है तो उसके ठीक सामने वाला जो तल होगा वह उस चुंबकीय द्विध्रुव का उत्तरी ध्रुव कहा जाएगा, नॉर्थ पोल होगा। और उसके ठीक विपरीत, उसके अपोजिट वाला जो तल है, ठीक पीछे वाला तल, उसको कहेंगे साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। और इसमें देखिए, यहां देखिए यन जैसा दिखाई दे रहा है। धारा अगर वामावर्त बह रही है तो ये सामने फ्रंट वाला जो तल है सामने से देखने पर वो नॉर्थ पोल होगा, विपरीत वाला साउथ। और इसमें देखिए अगर दक्षिणावर्त धारा लूप में धारा बह रही है, अगर धारा लूप में धारा दक्षिणावर्त बह रही है तब यहां इस तरीके से एस जैसा आकार दिखाई दे रहा है। मतलब प्रेक्षक द्वारा अगर किसी धारा लूप को सामने से प्रेक्षित किया जाए, किसी धारा लूप को सामने से प्रेक्षित किया जाए और देखने पर उसमें दक्षिणावर्त धारा प्रवाह दिखाई दे, तो जो सामने प्रेक्षक के ठीक सामने वाला जो तल है वह तल दक्षिणी ध्रुव के समान व्यवहार करेगा, और उसके ठीक विपरीत पीछे वाला तल उत्तरी ध्रुव के समान व्यवहार करेगा। तो धारा लूप में वही गुण होता है जो एक दंड चुंबक में होता है। इसीलिए कहा गया कि धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में है, यह भी द्विध्रुव उत्पन्न करता है, यानी द्विध्रुव के समान यह भी व्यवहार करता है। दंड चुंबक जैसे व्यवहार करता है ठीक उसी प्रकार, क्षण चुंबक हो या दंड चुंबक हो, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार धारा लूप का भी देखने को मिलता है। तो भाई ये देखते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई धारावाही लूप है या कुंडली है तो उस पर कितना बलाघूर्ण लगता है, ये पीछे निकाल चुके हैं। एक आयताकार लिया गया था, आयताकार धारावाही लूप लिया गया था और उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण निकाला गया था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर।
लगने वाले बलून का आघूर्ण टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ये पीछे फार्मूला निकाला जा चुका है, तो वही फार्मूला यहां भी लागू होगा। ये भी एक धारावाही लूप है, तो धारावाही लूप पर लगने वाले बलून का आघूर्ण ज्ञात करेंगे और उसके लिए देखिए कैसे निकालते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलून का आघूर्ण तो अब हम यहां समानता देख चुके हैं कि कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव है, धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के समान व्यवहार कर रहा है। तो अगर धारावाही लूप पर हमने देखा कि धारावाही लूप का व्यवहार ठीक उसी प्रकार है जैसे अन्य चुंबकीय द्विध्रुव, कोई दंड चुंबक है या छड़ चुंबक है, उसी के समान इसका व्यवहार है। तो जो फार्मूला हम पीछे निकाल चुके हैं धारावाही लूप का, यहां वह लागू होगा। देखिए, धारावाही लूप अथवा कुंडली, वहां कुंडली लिया गया था, यह लूपों की कुंडली, धारावाही लूप अथवा कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत थीटा कोण पर, मान लीजिए धारावाही लूप अथवा कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखने पर लगने वाला बलून का आघूर्ण कितना बल आघूर्ण पा चुके हैं, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ये पीछे बताया जा चुका है कि कोई धारावाही लूप है या कुंडली है, भाई फेरों की संख्या n हो, इस प्रकार का कोई कुंडली लिया जाए जिसमें n फेरे हों, तो n फेरों की कुंडली में अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए उसको, तो कितना बल आघूर्ण लगेगा उस पर, तो लगने वाले बलून का आघूर्ण टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ये पढ़ा जा चुका है। अब वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाए, भाई ये धारावाही लूप क्या है, एक चुंबकीय द्विध्रुव है, तो चुंबकीय द्विध्रुव को ही यहां रखा गया। भाई धारावाही लूप क्या है, ये पूरा धारावाही लूप या कुंडली जो है ये चुंबकीय द्विध्रुव के समान व्यवहार कर रहा है। पीछे हम देख चुके हैं कि धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है, तो अब इसको हम चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हैं। भाई इसको हम चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हैं कि कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव है तो उसका व्यवहार इसी रूप में होगा। तो यहां से हम क्या जान सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखने पर लगने वाले बलून का आघूर्ण ये हो गया। अब हम वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ चुके हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में रखे थीटा कोण पर रखे
वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण तो ये पढ़ा जा चुका है, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दे थीटा कोण पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखें तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब इन दोनों की तुलना की जाए, देखिए ध्यान से, ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव रखा गया तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और साथ में साइन थीटा, और इधर देखिए वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साइन थीटा, तो यहां तो गुण सेम मिल रहा है। अब इसके आगे देखिए, इसमें P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, तो इसके स्थान पर यहां क्या लिखा हुआ है, NiA लिखा हुआ है, इसके स्थान पर NiA लिखा हुआ है, मतलब P का व्यवहार जैसा है ठीक वैसा व्यवहार NiA का। तो इसमें अगर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो NiA क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो समीकरण 1 व 2 की अगर तुलना की जाए समीकरण 1 व 2 की तुलना से क्या मालूम चल रहा है कि राशि NiA वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समतुल्य है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समतुल्य है NiA, इसका मतलब ये भी द्विध्रुव का आघूर्ण ही है, चुंबकीय द्विध्रुव है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं। अतः इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण या सीधे चुंबकीय आघूर्ण भी इसको कह सकते हैं, इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अथवा चुंबकीय आघूर्ण कहा जा सकता है। इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको कैपिटल एम से लिखा जाता है, कहते हैं। अब देखिए यम की वैल्यू यहां से क्या मिल गई, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण एम हमें मिल गया NiA के बराबर, NiA। अगर n फेरों की कोई कुंडली है तो उस n फेरों की कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही हो और कुंडली का क्षेत्रफल, उसके तल का क्षेत्रफल A हो तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर NiA लिखा जा सकता है, ये मिल गया। अब मान लीजिए लूप है, धारावाही लूप है, कुंडली नहीं बल्कि धारावाही लूप है, तब उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो इसमें देखिए n बराबर अगर 1 कह दिया जाए, यदि n बराबर 1 हो जाए तब m बराबर आ जाएगा, m बराबर I इंटू ए, ये मिल जाएगा। यानी धारावाही लूप के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला केवल धारा और क्षेत्रफल का गुणनफल होगा, धारा और क्षेत्रफल का गुणनफल कर दे तो m इक्वल टू I इंटू ए यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यम की वैल्यू यहां अगर रख दिया जाए समीकरण 1 में तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलून के आघूर्ण का फार्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा, तो यहां से फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। यहां से देखिए सूत्र की सहायता से हम चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक निकाल सकते हैं, m का मात्रक यहां से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता था, भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती थी
उसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती थी। तो ठीक उसी प्रकार यहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी एक सदिश राशि है और इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि जो व्यवहार धनावेश का था वो दक्षिणी ध्रुव के समान है, जो ऋणावेश का था वो उत्तरी ध्रुव के समान है। तो ठीक वही व्यवहार यहां प्रदर्शित हो रहा है। भाई दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव यहां भी बताया जा चुका है चित्र में, उसी के अनुरूप हम दिशा को निर्धारित कर लेंगे। तो यहां ये ध्यान रखिएगा यम की दिशा जो होगी वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। तो यम का मात्रक आई का मात्रक इंटू ए का मात्रक, तो आई का मात्रक होता है एम्पियर, आई का मात्रक है एम्पियर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ये इसका मात्रक होगा। और विमीय सूत्र अगर कहा जाए, विमीय सूत्र यहां नहीं दिख रहा होगा, हम ऊपर लिख दें इसका विमीय सूत्र यम का तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। एम्पियर के लिए ए लिखते हैं और मीटर स्क्वायर है तो L2 कह देंगे, ए और ये L2 ये हो जाएगा। तो विमीय सूत्र और मात्रक हम यहीं से ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए इसको हम इक्वेशन 1 में m की ये वैल्यू रख दें। इसको समीकरण 2 माना गया, इसको 3 मान लीजिए और समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू एन आई ए की जगह पर हम यम रखेंगे तो ये हो जाएगा m और फिर b साइन थीटा, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया हो तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर mb साइन थीटा लिखा जा सकता है, जिसमें यम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहिए या चुंबकीय आघूर्ण होगा, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है ये, और यहाँ b चुंबकीय क्षेत्र है और साइन थीटा उस चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष और उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण ये थीटा है। अब इसमें देखिए यदि थीटा मान लीजिए 90 डिग्री हो जाए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए, तब लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, तब यहां से हम टाउ मैक्सिमम निकाल सकते हैं, तब टाउ अधिकतम होगा, टाउ मैक्सिमम प्राप्त होगा और ये कितना आएगा mb, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है तो टाउ यहां मैक्सिमम प्राप्त हो जाएगा। और यहां से देखिए हम यहां से एक परिभाषा निकाल सकते हैं टाउ मैक्सिमम, और यम इंटू बी, इस बी को नीचे ले आइए तो यहां से यम इक्वल टू क्या मिल गया, एम इक्वल टू मिल गया टाउ मैक्सिमम अपॉन बी, ये हो गया ये। अब यहां से हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे, इसमें अगर b का मान 1 हो जाए, यदि b का मान 1 हो जाए तो यम की वैल्यू क्या होगी, m अधिकतम बलाघूर्ण के बराबर होगा, m अधिकतम बलाघूर्ण के बराबर होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर जितना उस पर अधिकतम बलाघूर्ण कार्य करेगा वही उस चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाएगा। भाई किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण वह अधिकतम बलाघूर्ण है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण वह अधिकतम बलाघूर्ण है जो उस चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर लगता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और एकांक हो, एकांक मतलब एक टेस्ला कह दिया जाए, एक टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र हो, एकांक हो मतलब परिमाण 1 हो उसका,
तो हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह अधिकतम बल आघूर्ण है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह अधिकतम बल आघूर्ण है जो उस चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर जो चुंबकीय द्विध्रुव पर लगता है, जितना बल आघूर्ण अधिकतम लगता है वही उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो यहां से हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं और इस सूत्र के अनुसार m का एक मात्रक और मिल जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल प्रश्न में यहां से देखिए मात्रक क्या मिलेगा, तो m का एक मात्रक ये भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पीछे तो बताया गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता ही है, और साथ में अथवा अब यहां देखिए टाउ मैक्सिमम यानी टाउ क्या है, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी है तो इसका मात्रक टेस्ला कह सकते हैं, या इसके और भी कई मात्रक बताए जा चुके हैं तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका सबसे प्रचलित मात्रक न्यूटन मीटर को हम जूल भी कह सकते हैं, इसलिए जूल प्रति टेस्ला भी ध्यान रखिएगा, जूल प्रति टेस्ला ये भी इसका मात्रक है। न्यूटन मीटर ये जूल के समतुल्य कहा जाएगा, विमीय सूत्र न्यूटन मीटर और जूल का सेम होता है, तो इसलिए हम न्यूटन मीटर को जूल कह देंगे और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला ये भी कह सकते हैं। या मान लीजिए न्यूटन मीटर के पदों में ही बदल के अगर इसको सॉल्व किया जाए, देखिए तो यहाँ इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये न्यूटन मीटर अगर लिख दिया गया और बी का एक मात्रक और बताया गया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब यहां से सॉल्व करें तो वही चीज हमको प्राप्त होगा, भाई न्यूटन मीटर और नीचे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखा जाए तो न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर यही चीज हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए न्यूटन मीटर नहीं रखा गया, उसकी जगह पर हमने जूल रख दिया है, या न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला भी कह सकते हैं, भाई जूल प्रति टेस्ला या न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ये सभी मात्रक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के हैं। अब आइए देखते हैं कि अगला टॉपिक है परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस पर भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए यहां निकालना जरूरी समझा गया। ये मान लीजिए कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा दिखाई गई कि एक वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और इस कक्षा की त्रिज्या हमने कह दिया r है, और किसी क्षण यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इसका वेग v होगा स्पर्श रेखा के अनुदिश, वेग v होगा स्पर्श रेखा के अनुदिश, ये इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E और ये ऋणावेश के रूप में होगा, और यहाँ बीच में हमने इसको सेंटर इसका लिख दिया, ओरिजिन है मान लीजिए न्यूक्लियस है, सॉरी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो इसको हम न्यूक्लियस N लिख सकते हैं N। अब इसमें जो परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसकी दिशा किधर होगी, तो चुंबकीय आघूर्ण इसमें जो उत्पन्न होगा उसकी दिशा हम लंबवत नीचे की ओर कहेंगे, लंबवत नीचे की ओर, यहाँ चुंबकीय आघूर्ण M का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई धन आवेशित कण होता तो इसमें लंबवत ऊपर की ओर दिखाया जाता, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, हम जानते हैं ऋणावेशित कण जिधर
चलता है उसके विपरीत धारा बहती है, तो इसलिए यहाँ लंबवत नीचे कहा गया, चुंबकीय आघूर्ण m को दिखाया गया। अब कैसे निकालेंगे हम इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण m का मान कैसे निकाला जाए, तो देखिए आइए, हाँ आवेश इस पर ही है, एक चक्कर पूरा करने में मान लीजिए t समय लेता है, एक चक्कर पूरा करने में t समय लेता है, यानी यदि इलेक्ट्रॉन का वेग v तथा परिक्रमण काल t हो, परिक्रमण काल t हो, तब एक पूर्ण चक्कर में कितनी धारा उत्पन्न करेगा, तब एक चक्कर में उत्पन्न धारा I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, लेकिन यहां आवेश E है इलेक्ट्रॉन पर अपॉन T उसका परिक्रमण काल, तो I इक्वल टू ई अपॉन टी कह सकते हैं। अब हमें मालूम है परिक्रमण काल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो इस टी को हम लिख सकते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर 2 पाई आर, और चाल इसका हमने v मान रखा है, तो ये पलट के ऊपर जाएगा, यहां से I इक्वल टू हमको मिल जाएगा EV बटा 2 पाई आर, EV बटा 2 पाई आर, ये I का मान निकल आया। अब हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो परमाणु में परिक्रमण कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन का देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m इक्वल टू I इंटू ए, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, एक यहाँ चक्कर की बात हो रही है तो एक धारा लूप बन रहा है, तो I इंटू ये होगा, I का मान यहाँ निकाला जा चुका है EV अपॉन 2 पाई आर, और एक धारा लूप जब बन के तैयार हुआ तो R वृत्त का मतलब R त्रिज्या की एक वृत्त निर्मित हो रही है, तो इसका क्षेत्रफल A पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, R से एक R का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कुल मिलाकर यहाँ चुंबकीय आघूर्ण M इक्वल टू मिल गया EVR बाई 2। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या सीधे पूछा जा सकता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए कि कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से घूम रहा है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो ये फार्मूला रिजल्ट निकालने के लिए भी दिया जा सकता है। अब देखिए एक संबंध इसका कोणीय संवेग के साथ भी पूछा गया है, कोणीय संवेग के साथ क्या रिलेशन होगा, तो अगर कहा जाए इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालिए तो कोणीय संवेग क्या होगा, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, और इस इलेक्ट्रॉन का हम कोणीय संवेग अगर निकालें, देखिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग J बराबर I ओमेगा होता है, I ओमेगा, और I जड़त्वाघूर्ण है, ओमेगा कोणीय वेग है, तो यहां से देखिए जड़त्वाघूर्ण को हम m इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको रेखीय वेग के पदों में अगर बदलें तो v बराबर r ओमेगा और ओमेगा बराबर v अपॉन r, ये लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह पे v अपॉन r, r से r कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा j इक्वल टू एम वी आर, j इक्वल टू एम वी आर, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब यहाँ m और j का अगर अनुपात कहा जाए, m और j का अनुपात निकालिए, तो देखिए समीकरण 1 व 2 से हम m बटा j निकालें, m बटा j, m बाई j कितना होगा, m का मान आया है EVR बाई 2, EVR बाई 2, और j का मान आया है MVR। यहां देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, वेग हर में है या अंश में है, v से v कैंसिल हो रहा है, r से r कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ r और v कैंसिल हो रहा है। अब हमको क्या मिल रहा है, तो ऊपर e और नीचे 2m,
यहां से रिजल्ट मिल जाएगा m/j, ये बराबर होगा E/2m, E/2m। m यहां पर ये द्रव्यमान दिया है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है स्मॉल m। तो ये फार्मूला हमको प्राप्त हुआ कि ये E/2m के बराबर होगा m/j का मान। लेकिन इसकी दिशा अगर कही जाए तो इसकी दिशा j की किधर होगी? तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा तो नीचे की ओर थी, लेकिन कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग जब वामावर्त इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कोणीय संवेग की जो दिशा होगी वो लंबवत ऊपर होगी, इसके ठीक विपरीत होगा, इसके ठीक विपरीत ये जे की दिशा होगी, ये जे की दिशा होगी। अब देखिए यम और जे ये दोनों विपरीत दिशाओं में है, और विपरीत दिशाओं में होने के कारण अगर यही सूत्र सदिश रूप में कहा जाए, यही सूत्र अगर सदिश रूप में दिखाना हो, एम और जे दोनों ही सदिश राशियां हैं, तो सदिश राशि के रूप में अगर इसको दिखाएंगे तो दिशा विपरीत दिखाने के लिए यहां चिन्ह माइनस लगाना पड़ेगा, E/2m ये ऋणात्मक दिखाया जाएगा, ये ध्यान रखिए। इसमें माइनस चिन्ह विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा इस टॉपिक पर, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी टॉपिकों को अच्छे से तैयार करिए। और फिर अगला टॉपिक हम लोग चुंबकीय आघूर्ण के जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसके अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करेंगे, या उससे जुड़ी हुई और भी स्थिति योजना निकाला जाएगा। जो भी बचे हुए हैं नेक्स्ट डे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।